पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रृंखला में आज हम पर्यावरणीय मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण का क्षय या ह्रास एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। जनसंख्या विस्फोट, नगरीकरण, जल प्रदूषण, धुआं, शोरगुल, रासायनिक प्रवाह, विज्ञान और तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार आदि वे कारण हैं जिनकी वजह से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। विश्व के अधिकांश भागों में पर्यावरण की समस्याएं अब भी निर्धनता और अज्ञान से संबंधित हैं। परंपरागत और अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रदूषण और पर्यावरण ह्रास की समस्याओं पर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं किया गया था। फिर भी यह माना जाता था कि किसी राज्य के कार्यकलापों की एक सीमा यह है कि उससे अन्य राज्यों के क्षेत्रों पर कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उस क्षेत्र के बाहर पर्यावरणीय संबंधी क्षति पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र के आरंभिक दशकों में पर्यावरणीय चिंताएं यदाकदा ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा सूची पर आती थी। 1960 के दशक में समुद्री प्रदूषण, विशेषकर तेल के बिखराव से संबंधित कुछ समझौते हुए, लेकिन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के क्षय के बढ़ते प्रमाण के कारण 1970 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस ग्रह की पारिस्थितिकी व मनुष्य समाज पर विकास के प्रभाव पर उत्तरोत्तर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय चिंताओं का प्रमुख पैरवीकार और टिकाऊ विकास प्रमुख प्रतिपादक रहा। सन 1973 में संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी अफ्रीका के मरुस्थलीकरण के विस्तार को घटाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सोहनी सहेलियन ऑफिस की स्थापना की ताकि राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन व निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने का कार्य धीमा रहा। 1980 के दशक में पर्यावरणीय विषयों पर सदस्य राज्यों के मध्य उल्लेखनीय वार्ताओं का साक्षी रहा। इसमें ओजोन परत को सुरक्षित रखने व विपर्य उत्सर्जन की गति को नियंत्रित करने वाली संधियों का समावेश था। 1983 में महासभा द्वारा स्थापित पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग ने एक नए प्रकार की सूझबूझ और नए प्रकार के विकास की जरूरत के प्रति तत्कालीन भावनाएं पैदा करने का प्रयत्न किया। आज पर्यावरण को समर्थन देने तथा टिकाऊ रखने की जरूरत संयुक्त राष्ट्र कार्य के वस्तुतः सभी क्षेत्रों में महसूस की जा रही है। 1972 में किए गए नए बुनियादी कार्य को इस बात का श्रेय है कि नई कार्य प्रणालियों की रचना की गई। संयुक्त राष्ट्र व सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक समुदाय और निजी क्षेत्र के बीच गतिशील भागीदारी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए, जो सभी देशों के लिए समान है, नए ज्ञान एवं ठोस कार्य को जन्म दे रही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह सहमति हुई कि एजेंडा 21 के लिए अधिकांश धन प्रत्येक देश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से आएगा। विकासशील देशों के टिकाऊ विकास पर अमल और वैश्विक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रयासों के लिए धन के कुछ नए व अतिरिक्त आवश्यक साधन समझे गए। 1991 के प्रारंभ 94 में पुनर्गठित वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज़ को इन निधियों को व्यवस्थित ढंग से देने का कार्य 2 बार सौंपा गया। जेफ परियोजनाएं मुख्यतः यूएनडीपी, यूएनईपी और विश्व बैंक द्वारा संचालित वे जैविक विविधताओं को संरक्षित रखती हैं और उनका टिकाऊ उपयोग करती हैं। वे वैश्विक मौसम परिवर्तन पर ध्यान देती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय जल के क्षय को दूर करती हैं। ये ओजोन परत को क्षीण करने वाले तत्वों को क्रमशः दूर करती हैं। भूमि क्षय की व्यापक समस्या के निराकरण के लिए कार्य को भी धन की जरूरत है। जेप इस समय 140 विकासशील राष्ट्रों व संक्रमण से गुजरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में लगभग 700 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यद्यपि संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली विविध तरीकों से पर्यावरण की सुरक्षा में लगी हुई है, तथापि इस क्षेत्र में उसकी प्रमुख या मुख्य एजेंसी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के पर्यावरण विवेक के बतौर गठित यूएनईपी विश्व की स्थिति का आकलन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत वाले विषयों की पहचान करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून तैयार करने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों में पर्यावरणीय विचारों को शामिल करने में सहायता देती है। यूएनईपी का एक कार्य पर्यावरण पर वैज्ञानिक ज्ञान व सूचना को बढ़ावा देना है। यूएनईपी द्वारा प्रादेशिक तथा वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित और समन्वित पर्यावरणीय सूचनाओं के शोध तथा विश्लेषण ने कई प्रकार की पर्यावरणीय स्थिति
की रिपोर्टों को जन्म दिया और उभरती पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति विश्वव्यापी जागरूकता पैदा की। एक विश्वव्यापी नेटवर्क वैश्विक संसाधन सामग्री आधार ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस GRID ग्रिड की स्थापना करते हुए इसके माध्यम से UNEP क्षेत्र ये स्तर पर यथासंभव बेहतर सामग्री एवं सूचना संकलन और वितरण के कार्य को सुविधाजनक बनाती है। UNEP महासागरों तथा सागरों के बचाव के लिए कार्य करता है। 140 देशों से अधिक अपने प्रादेशिक सागर कार्यक्रम के अंतर्गत समुद्री साधनों के पर्यावरण दृष्टि से ठोस उपयोग और प्रोत्साहन देता है। यह कार्यक्रम 13 कन्वेंशनों तथा कार्य योजनाओं के द्वारा सहभागिता वाले समुद्री व जल संसाधनों के बचाव के लिए कार्य करता है। तटवर्ती व समुद्री क्षेत्रों में पृथ्वी की 70% सतह शामिल है। वे इस ग्रह की जीवन समर्थक है प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रदूषण औद्योगिक उत्सर्जन, खानों, कृषि गतिविधियों और मोटर गाड़ियों के उत्सर्जन से होता है, जिनमें से कुछ हजारों मील भीतरी हिस्से में होता है। UNEP द्वारा प्रायोजित वार्ताओं के फलस्वरूप 1995 में 110 सरकारों द्वारा एक वैश्विक कार्यक्रम की स्वीकृति संभव हुई। धरती आधारित गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक कार्य योजना। UNEP का पेरिस स्थित टेक्नोलॉजी उद्योग व आर्थिक व्यवसाय खंड डिवीजन ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का संयुक्त राष्ट्र के उन प्रयासों के लिए केंद्रीय महत्व है जिनके जरिए सरकारों, उद्योगों, व्यवसाय के नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों, रणनीतियों तथा अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो स्वच्छ तथा सुरक्षित हो तथा जो प्राकृतिक साधनों का अधिक दक्षता से उपयोग करती हो और लोगों एवं पर्यावरण के लिए प्रदूषण खतरों को घटाती हो। UNEP केमिकल्स अपने संभावित विषैले रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रार की सूचना को उनके उपयोगी की जरूरत वाले लोगों को उपलब्ध कराता है। आज लगभग 70,000 रसायनों का उपयोग किया जा रहा है तथा IRPTC रासायनिक ऊर्जा पर निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। FAO के सहयोग के साथ UNEP ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कतिपय संकटास्पद रसायनों एवं कीटाणुनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडम कन्वेंशन 1998 के लिए वार्ताओं को संपन्न किया। यह कन्वेंशन आयातकर्ता देशों को यह निर्णय लेने का अधिकार देता है कि वे किन रसायनों को पाना चाहते हैं और किन रसायनों को अलग रखना चाहते हैं। UNEP अनेक वर्षों से उन अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए वार्ताओं का उत्प्रेरक रहा है जो इस ग्रह या पृथ्वी को होने वाली क्षति को रोकने और उसे समाप्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रयासों की आधारशिला है। ऐतिहासिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एवं बाद में उसके संशोधन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को बचाने के लिए संकटास्पद उत्सर्जन व निपटान पर नियंत्रण के लिए बेसल कन्वेंशन 1989 ने वैश्विक उत्सर्जन से प्रदूषण के खतरे को घटाया। जोखिम में पड़े जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1973 ने वन्य जीवों के व्यापार को नियंत्रित करने में जबरदस्त सफलता पाई है, जिन्हें समूची दुनिया में प्रशंसा प्राप्त हुई है। UNEP ने अफ्रीकी सरकारों को वन्य जीव जंतु व पादप पुष्प के अवैध व्यापार की दिशा में सहकारी परिवर्तन कार्यक्रमों पर लुकासा समझौता 1994 विकसित करने में सहायता की। UNEP ने जैविक विविधता, मरुस्थलीकरण व मौसम परिवर्तन पर संधियों हेतु वार्ताओं व उन्हें क्रियान्वित करने में मदद की है। अब हम देखते हैं मौसम परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान वृद्धि। इसके पर्याप्त प्रमाण है कि मानव गतिविधियां वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की रचना में सहयोग करती हैं, जिसके फलस्वरूप वैश्विक तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। खास तौर पर जब ऊर्जा पैदा करने के लिए जीवाश्म फॉसिल ईंधन जलाया जाता है या जब वनों को काटा जाता है और आग के हवाले किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अंततः सरकारी मौसम परिवर्तन पैनल के अनुसार मौसम मॉडल ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान 1 से 3.5 अंश डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। यह अनुमानित परिवर्तन गत 10,000 वर्षों में अनुभव किए गए किसी भी मौसम परिवर्तन से बड़ा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए 1992 में मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क संधि तैयार की गई तथा उस पर रियो में हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अंतर्गत विकसित देश इस बात पर सहमत हो गए कि वे उनके द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड व ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को 2000 तक 1900 को दशक के स्तर तक घटा देंगे।
ये देश कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन में 60% अंश के लिए जिम्मेदार हैं। वे विकासशील देशों को मौसम परिवर्तन चुनौतियों का उत्तर देने में सहायता करने वाली टेक्नोलॉजी और सूचना को उन्हें हस्तांतरित करने पर सहमत हो गए। मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र वार्ताओं का मौसम परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल द्वारा समर्थन किया गया। इसे यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ द्वारा 1998 में संयुक्त रूप से गठित किया गया। यह पैनल 2,500 प्रमुख वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों द्वारा एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो इस विषय में वैज्ञानिक शोध की समीक्षा करता है। अब देखते हैं प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे, जैसे ओजोन क्षय। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में धरती की सतह से 12 से 45 किलोमीटर ऊपर गैस की एक पतली परत है जो पृथ्वी की सतह को सूर्य के नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। बढ़े हुए पराबैंगनी विकिरण से संपर्क त्वचा कैंसर को जन्म देने वाला माना जाता है। यह पौधों, शैवाल और खाद्य श्रृंखला व वैश्विक पारिस्थितिकी प्रणाली को भी असाधारण क्षति पहुंचाता है। यूएनईपी ने ऐतिहासिक ओजोन परत के बचाव में निमित्त वियना कन्वेंशन 1985 एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और उसके संशोधनों को संपन्न करने में सहायता की। अब यह इनका प्रबंधन कर रहा है। इन समझौतों के अंतर्गत विकसित देशों ने ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले एक रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। विकासशील देशों को भी 2010 तक इस उत्पादन को बंद करना ही है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य तत्वों को भी क्रमशः पृथक रखने के लिए कार्यक्रम बनाए गए। वर्ष 1998 में समूचे विश्व में 200 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए यूएनईपी डब्ल्यूएमओ के ओजोन क्षय संबंधी आकलन के अनुसार वायुमंडल के निचले भाग में ओजोन को क्षय पहुंचाने वाले कंपाउंडों की संयुक्त कुल प्रचुरता, जो 1994 के शिखर पर थी, अब धीरे धीरे घट रही है। यदि प्रोटोकॉल के अनुसार उपाय नहीं शुरू किए गए होते तो ओजोन क्षय और ज़्यादा गंभीर होता तथा आने वाले अनेक दशकों तक जारी रहता। लेकिन यद्यपि प्रोटोकॉल ओजोन में क्षय पहुंचाने वाले तत्वों के उपयोग और प्रभाव को घटाने के लिए भलीभांति कार्य कर रहा है, तथापि वायुमंडल में पहले से छोड़े गए रसायनों की जिंदगी का यह मतलब है कि यह क्षय आने वाले वर्षों तक जारी रहेगा। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी का सुरक्षात्मक ओजोन आवरण निकट भविष्य में फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा और वर्ष 2050 तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बशर्ते प्रोटोकॉल को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करना जारी रखा जाए। दूसरा है छोटे द्वीप। लगभग 40 छोटे द्वीप वाले विकासशील राज्य तथा राज्य क्षेत्र अनेक अलाभकर स्थितियों के समान शिकार है। इनमें संसाधनों का सीमित क्षेत्र है, आर्थिक अलगाव है, भूमि एवं समुद्री पर्यावरण का क्षय है तथा समुद्र स्तर में मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली संभावित वृद्धि शामिल है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने लघु द्वीप विकासशील राज्यों के टिकाऊ विकास पर एक वैश्विक सम्मेलन बारबेडस 1994 में आयोजित किया। इस सम्मेलन में इन राज्यों की आर्थिक व पारिस्थितिकीय कमजोरियों को प्रमुखता दी गई तथा कार्रवाई के लिए कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें इन राज्यों के टिकाऊ विकास के समर्थन के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनाई जाने वाली नीतियों, कार्रवाइयों व उपाय निर्धारित किए गए थे। महासभा ने 1999 में एक विशेष अधिवेशन में सम्मेलन का अनुवर्तन किया, जिसने कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम पर अमल की समीक्षा की। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत वन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वन संबंधी सिद्धांतों पर एक अबंधनकारी वक्तव्य स्वीकार किया। 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व के वनों के टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी अतिरिक्त उपायों पर विचार करने के लिए तैयार था। टिकाऊ विकास आयोग द्वारा गठित वनों पर अंतः सरकारी पैनल के वनों के संरक्षण, प्रबंधन, टिकाऊ विकास के निमित्त 100 कार्यान्वित विशिष्ट प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए 1997 में अपना कार्य समाप्त कर दिया। वनों के लिए केंद्रीय फोरम की सतत मौजूद जरूरत का उत्तर देते हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 में भाग लेने वाले सरकारों ने वनों के निमित्त अंतः सरकारी फोरम को गठित किया, जिसका उद्देश्य इन प्रस्तावों को बढ़ावा देना था तथा उनके अमल पर निगरानी रखना था। यह भी विचार करना था कि वनों के टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बंधनकारी समझौते सहित
जरूरी कौन से अतिरिक्त उपाय किए जाए। नेक्स्ट है इसमें मरुस्थलीकरण। यूएनईपी के अनुमानों के अनुसार धरती की 1/4 भूमि पर मरुस्थलीकरण का खतरा है। 25 करोड़ लोग इससे प्रत्यक्षतः प्रभावित हैं तथा 100 देशों में 1 अरब से अधिक लोगों की आजीविका खतरे में है, क्योंकि कृषि व चारागाह भूमि कम उत्पादक हो गई है। सूखे से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खेती, अधिक चराई, निवर्णीकरण, कम सिंचाई सामान्यतः मुख्य कारण है। इस समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संधि प्रयासरत है। गंभीर सूखे और मरुस्थलीकरण का अनुभव कर रहे देशों, विशेषतः अफ्रीकी देशों में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संघर्ष संबंधी कन्वेंशन इसके लिए सजग है। इस संधि, जिसमें 172 से ज़्यादा देश शामिल हैं, ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इससे संबंधित समस्त क्रियाकलाप का एक ढांचा प्रस्तुत किया है। यह भूमि की उत्पादकता सुधारने, भूमि पुनर्वास, भूमि और जल संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। यह भूमि क्षय की दिशा की गति उलटने के जनता की भागीदारी को इस कार्य में स्वयं की सहायता के लिए स्थानीय लोगों के लिए योग्य बनाने वाले वातावरण पर जोर देता है। मरुस्थलीकरण से लड़ाई में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां सहायता देती हैं। यूएनडीपी सूडानी सहेलियन कार्यालय के माध्यम से मरुस्थलीकरण से लड़ाई की गतिविधियों को धन देता है। यह कार्यालय नीतियां विकसित करने में सहायता, तकनीकी परामर्श तथा मरुस्थलीकरण नियंत्रण में शुष्क भूमि प्रबंधन कार्यक्रम को समर्थन देता है। यह विशेष इफॉर्ड कार्यक्रम ने मरुस्थलीकरण के खतरे के शिकार 25 अफ्रीकी देशों को इस परियोजनाओं के लिए $40 करोड़ एकत्रित किए व अन्य $35 करोड़ सह वित्त पोषण के लिए जुटाए हैं। इसी प्रकार विश्व बैंक दुर्बल शुष्क भूमि को बचाने और टिकाऊ आधार पर उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने वाले कार्यक्रम तैयार करता है व उन्हें धन देता है। दूसरी ओर फाओ भी सरकारों को व्यापक प्रकार की व्यवहारिक सहायता प्रदान कर टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देता है। थैंक यू।